दोस्तों, आज हम इमॉर्टल स्टडी पर हाल ही में चल रहे ईरान इजराइल युद्ध का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे कि विश्व के दूसरे देश किस तरफ खड़े हैं, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा और साथ ही ये भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है और इसमें भारत की भूमिका क्या रह सकती है। क्या ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ईरान और इजराइल की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक, धार्मिक और रणनीतिक है, जिसकी जड़ें 1969 की ईरानी इस्लामी क्रांति से शुरू होती हैं। उससे पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते बेहद मजबूत थे। ईरान इजराइल को तेल सप्लाई करता था और दोनों देशों के बीच गुप्त सैन्य सहयोग भी चलता था। लेकिन जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को इस्लामी क्रांति द्वारा गिरा दिया गया और अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए तो उन्होंने इजराइल को शैतान का प्रतिनिधि और फिलिस्तीनियों का दुश्मन घोषित किया। इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को आर्थिक और सैन्य मदद देनी शुरू की, जिसने इजराइल पर कई बार हमले किए। इजराइल ने भी सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर हमले कर जवाब दिया। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों देशों के बीच संबंध धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। ये दुश्मनी प्रत्यक्ष युद्ध से ज्यादा छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर के रूप में दशकों से चल रही थी, जो अब 2025 में सीधे सैन्य टकराव में बदल गई है। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ तो ईरान उन कुछ मुस्लिम देशों में से था जिसने पहले इसे मान्यता दी थी, लेकिन यह समर्थन शाह शासन के तहत था। 1969 में खुमैनी की अगुवाई में इस्लामी क्रांति के बाद पूरी ईरानी राजनीति इस्लामी राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ी और फिलिस्तीन को मजलूम उम्मा घोषित किया गया। इजराइल को गैर इस्लामी झायोनी सत्ता बताया गया। धीरे धीरे ईरान ने मकसद के लिए युद्ध यानी एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन की नीति अपनाई, जिसमें हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गजा, हूथी, यमन जैसे संगठनों को समर्थन दिया गया। ये संगठन इजराइल को घेरने लगे। उधर इजराइल को अमेरिका का समर्थन मिलने से पश्चिमी हित ईरान के खिलाफ हो गए। यही वजह रही कि शीत युद्ध के बाद दुनिया के दो अलग ध्रुव, एक अमेरिका इजराइल और दूसरा ईरान रूस सीरिया बनते गए। 2025 में जिस हमले ने इस युद्ध की शुरुआत की वह इजराइल की सोच के अनुसार पूर्व आक्रामक रणनीति यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। इजराइल का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार स्तर पर ले गया है। आईईए की हालिया रिपोर्ट और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 90% शुद्ध यूरेनियम की मात्रा हथियार बनाने लायक हो गई है। सिर्फ यही नहीं, हाल के वर्षों में ईरान ने सीरिया में अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी की मौजूदगी बढ़ाई, इराक में शिया मिलिशियाओं को हथियार दिए और यमन से हूथी विद्रोहियों को मिसाइल टेक्नोलॉजी सप्लाई की। इजराइल का मानना है कि अगर उसने समय रहते ईरान को रोका नहीं तो भविष्य में उसे चारों तरफ से घेरे में आकर अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए उसने रणनीतिक रूप से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और मिसाइल निर्माण स्थलों पर हमला किया, जिसमें तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे शहर प्रभावित हुए। इजराइल के लिए यह केवल एक सुरक्षा चिंता नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। इजराइल का आकार दिल्ली जितना है और चारों तरफ से वह दुश्मनों से घिरा है। ऐसे में अगर एक वैचारिक रूप से कट्टर देश परमाणु हथियार विकसित करता है जो खुले मंच से इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करता है, तो यह केवल एक कूटनीतिक चिंता नहीं रह जाती, यह अस्तित्व का संकट बन जाता है। इजराइल की नीति हमेशा से रही है कि वो अपने दुश्मनों को पहले कमजोर करे, जैसे 1981 में इराक के औसिराक रिएक्टर को नष्ट करना और 2007 में सीरिया के अल कैबार संयंत्र पर हमला। इसलिए ईरान पर हमला उसी नीति का विस्तार है। हां, यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इजराइल इसे आत्मरक्षा का अधिकार कहता है। बिल्कुल, अमेरिका इजराइल का सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली साझेदार है। अमेरिकी कांग्रेस में दोनों पक्ष, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इजराइल के समर्थन में एकमत रहते हैं। अमेरिका इजराइल को आयरन डोम, एरो 3 और कई उन्नत हथियार प्रणालियों की तकनीकी मदद देता है। 2025 के इस युद्ध में अमेरिका ने सैन्य सहायता बढ़ाई, साइबर सुरक्षा में सहयोग किया और अपने 2 युद्धपोत मध्य पूर्व की तरफ भेजे।
हालांकि नाटो संस्थागत रूप से शामिल नहीं है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो सदस्य देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी देशों के लिए ईरान का परमाणुकरण सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी वैश्विक तंत्र के लिए खतरा है। अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो दुनिया दो मुख्य ध्रुवों में बंट सकती है। पहले बात करते हैं उन देशों की जो इजराइल के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। अमेरिका इजराइल का पारंपरिक और सामरिक साझेदार है और इजराइल को सैन्य मदद भी करता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के सभी सदस्य देश भी एक लाइन में इजराइल के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो पश्चिमी मूल्यों और उनके हितों के लिए इजराइल के साथ हैं। ओमान की खाड़ी में ईरान ने ब्रिटेन के युद्धपोत पर ड्रोन हमला करके एक नया युद्ध का मुहाना खोल दिया है। ईरान का आरोप है कि ब्रिटेन का युद्धपोत इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। अब बात भारत की करते हैं। भारत भले ही तटस्थ रहे, लेकिन कूटनीतिक तौर पर इजराइल की तरफ झुकाव साफ देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान अमेरिका के मित्र देशों में शामिल है, जो अमेरिका की कूटनीतिक दिशा का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं ईरान के पक्ष में खड़े संभावित देशों में रूस, चीन, सीरिया और इराक जैसे देश है। रूस अमेरिका के विरोध में हमेशा रहा है, इसीलिए अमेरिका जिस साइड होगा, रूस ऑटोमेटिकली ही दूसरी साइड खड़ा नजर आएगा। चीन जैसे देश किसी की मित्र नहीं हो सकते, लेकिन चीन के तेल व्यापार और पश्चिम विरोधी नीति के चलते चीन भी ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। इराक की बात करें तो अतीत में इराक के संसाधनों का दोहन और अमरीकी इन्वेजन के चलते इराक भी ईरान के पक्ष में खड़ा होता दिखाई देता है। यहां तक कि इराक ने ईरान पर हमले के बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसी से आप इराक के स्टैंड को समझ सकते हैं। सीरिया में अभी हालत थोड़े बदले हुए हैं, इसीलिए सीरिया अमेरिका हित में खड़ा हो सकता है। हालांकि सीरिया का अमेरिका के साथ खड़े होने और साथ ना खड़े होने से कुछ बड़ा फर्क नहीं होगा। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है, हूथी यमन में और हमास गाजा में सक्रिय है। ये वो गुट हैं जो पहले से ही सक्रिय हैं और सीधे लड़ाई में इजराइल के खिलाफ शामिल हो सकते हैं। क्या यह सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? इस युद्ध ने वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना के दरवाजे जरूर खोल दिए हैं, हालांकि अभी यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। अगर यह संघर्ष सीमित दायरे में रहा तो यह मुख्य रूप से मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित करेगा, लेकिन अगर रूस और चीन इसमें सक्रिय हो जाते हैं, अमेरिका और नेटो सीधा हस्तक्षेप करते हैं और तेल की आपूर्ति पर हमला होता है, तो यह धीरे धीरे एक वैश्विक संघर्ष बन सकता है। खासकर अगर इसी समय चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता है और रूस यूरोप में नया मोर्चा खोलता है, तो अमेरिका एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध में फंस जाएगा और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका वाकई बढ़ जाएगी। इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। विश्व में 30% से अधिक तेल आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है। ईरान इजराइल युद्ध के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। अगर ईरान उस रूट को बंद करता है या तेल टैंकरों पर हमला होता है, तो वैश्विक तेल कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका सीधा असर यूरोप, भारत, चीन और अमेरिका की महंगाई दर पर होगा। शेयर बाजारों में गिरावट, डॉलर की मजबूती, सोने की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट, इन सब का असर विश्व जीडीपी पर पड़ेगा, जो IMF के अनुसार 1.5% तक घट सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था और विकास दर पर असर। भारत सबसे ज्यादा तेल ईरान, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से लेता है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत को तेल महंगा मिलेगा, जिससे पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। RBI को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे बिजनेस लोन महंगे होंगे। इसके साथ ही मध्य पूर्व में रह रहे 80 लाख भारतीय प्रवासी भी प्रभावित हो सकते हैं, जो भारत को सालाना $100 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंस भेजते हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो यह रेमिटेंस गिर सकता है। कुल मिलाकर भारत की विकास दर पर 0.7% से 1.2% तक का असर आ सकता है। भारत किस पक्ष में खड़ा होगा? भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय संतुलन की है। भारत ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह, तेल व्यापार
और एशियाई कनेक्टिविटी के लिए साझेदारी करता है, वहीं इजराइल से रक्षा, खुफिया और कृषि तकनीक में गहरा सहयोग है। संभावना है कि भारत इस संघर्ष में तटस्थ रहने की नीति अपनाएगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ कूटनीतिक रूप से खड़ा रहेगा, खासकर आतंकवाद और सुरक्षा के मामलों में। भारत की रणनीति यह होगी कि वह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए और युद्ध जल्द खत्म हो, ताकि आर्थिक प्रभाव सीमित रहे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सामान्य बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इजराइल का यह कदम वैश्विक शांति के लिए सही था।